विल्बर राइट और ऑरविल राइट। विल्बर एंड ऑरविल राइट। आज हम हवाई जहाज में बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक थोड़ी ही देर में पहुंच जाते हैं। वैज्ञानिकों ने अब तो ऐसे विमान तक बना डाले हैं जो ध्वनि के वेग से भी अधिक तेजी से उड़ानें भरते हैं। इन वायुयानों के विकास में कितने लोगों की जानें गई हैं, इसका विचार भी कभी हमारे मन में नहीं आता। यह एक कटु सत्य है कि वायुयान को आज के रूप में लाने के लिए अनेक लोगों ने अपनी जानें जोखिम में डाली और अनेक मौत के घाट उतर गए। वायुयान के विकास के इतिहास में विल्बर राइट और ऑरविल राइट के योगदानों को कोई नहीं भुला सकता। विल्बर राइट और ऑरविल राइट के पिता का नाम मिल्टन था। मिल्टन एक पादरी थे। 41 साल की उम्र में उन्होंने सूसन कैथरीन कोहेनर से शादी की और उसके बाद वे सारे इंडियाना में घूम घूम कर जहाँ तहाँ पड़ाव डालते हुए उपदेश देने लगे। उनके 5 बच्चे हुए और पांचों का जन्म अलग अलग स्थानों पर हुआ। इनमें से विल्बर का जन्म सन 1867 में और ऑरविल का सन 1871 में हुआ। बाद में मिल्टन राइट एक चर्च के बिशप नियुक्त हुए। सन 1878 की बात है। उस समय विल्बर की उम्र साल की और ऑरविल की 7 साल थी। तभी एक रात उनके पिता एक उड़ने वाला खिलौना लाए जो छत की ऊंचाई तक सीधा उड़ सकता था। उसे कागज, बांस और कार्क से बनाया गया था। इसमें एक रबर की पट्टी थी जो छोटा सा पंखा चला देती थी। ये हेलीकॉप्टर की तरह हवा में सीधा ऊपर उड़ता था और फिर नीचे आ जाता था। इसका निर्माण एक फ्रांसीसी ने किया था। इस खिलौने को देखकर बच्चों की कल्पना को मानो पंखी लग गए। उनके मन में यह विचार घर कर गया कि यदि इतनी छोटी सी वस्तु छत तक उड़ सकती है तो बड़ी वस्तु निश्चय ही बादलों तक भी जा सकती है। उन्होंने इस खिलौने को चमगादड़ का नाम दिया। दोनों भाइयों ने एक ऐसा ही चमगादड़ बनाना आरंभ कर दिया। बनाने का सारा काम विल्बर ने ही किया क्योंकि ऑरविल उम्र में इतना छोटा था कि अपने भाई को केवल यह खिलौना बनाते हुए उत्सुकता से देखता ही रह सकता था। दोनों भाइयों का बना यह खिलौना अधिक सफल न हुआ क्योंकि वे जितना बड़ा चमगादड़ बनाते थे वह उतना ही कम ऊंचा उड़ता था। 3 साल बाद जब पूरा परिवार रिचमंड पहुंच गया तो दोनों भाइयों को पतंगे बनाने का शौक लग गया। ऑरविल की बनाई हुई पतंगें उड़न मशीनों के नाम से प्रसिद्ध हो गई और सारे रिचमंड में उसके नाम की धूम मच गई। ऑरविल जब 12 साल का हुआ तो उसे लकड़ी पर खुदाई करने का शौक पैदा हो गया। उसने एक पुराने फैशन का छापखाना खरीदा और उस पर अखबारों की छपाई करने लगा। 17 साल की उम्र में ऑरविल ने एक बड़ा छापखाना तैयार किया और उस पर दोनों भाई अखबार छापने का काम करने लगे। उन्होंने इस छापेखाने से एक पत्रिका भी निकाली जो काफ़ी सफल हुई। जुलाई 1879 में उनकी मां की मृत्यु हो गई जिससे उन्हें गहरी चोट लगी। विल्बर एक बार हॉकी खेल रहे थे तभी उसके चेहरे पर हॉकी की एक ऐसी चोट लगी जिससे उनके 2 दांत टूटकर बाहर गिर पड़े। इसके बाद उनका अखबार बड़े बड़े अखबारों के सामने न टिक पाया। इस काम में असफल होकर उन्होंने साइकिल बेचने और बनाने का काम आरंभ किया। जब डेटान में वे साइकिलें बेचने में लगे हुए थे तो उन्हीं दिनों जर्मनी में ओटो और गुस्ताव लिलियनियल पक्षियों की तरह उड़ने के खतरनाक मगर दिलचस्प प्रयोग में लगे हुए थे। राइट बंधुओं ने इन दोनों के विषय में सभी विवरण पढ़ रखे थे। सन 1896 में ग्लाइडिक के दौरान ओटो लिलियनियल की मृत्यु हो गई जिससे इन दोनों भाइयों को बहुत दुख हुआ। लेकिन लिनियल की मृत्यु उनके लिए एक साधारण मृत्यु नहीं बल्कि एक रबारदान का महत्व रखती थी। इस दुर्घटना से राइट बंधुओं को भी उड़ान भरने में गहरी दिलचस्पी पैदा हो गई और उन्होंने उड़ान भरने वाले यानों के निर्माण पर काम करना आरंभ कर दिया। एक दिन जब विल्बर दुकान में एक ग्राहक का कुछ काम कर रहा था तभी उसकी नज़र एक ऐसे डिब्बे के किनारों पर पड़ी जिन्हें कभी उसने किसी कोण पर मोड़ दिया था। इस डिब्बे को देखकर उसके मन में विचार आया कि पंखों को इस प्रकार बनाया जा सकता है कि उन्हें ऊपर नीचे किया जा सके और उड़ान के समय उन्हें इच्छानुसार झुकाया जा सके। इस घटना को गुजरे अधिक दिन नहीं हुए थे कि सन 1899 के अगस्त मास में उनका पहला मॉडल भी तैयार हो चुका था जिसके पंखों को झुकाया या उठाया जा सकता था। यह एक पतंगनुमा बाईप्लेन था। दोनों भाई उत्तरी कैरोलिना में किटी हॉक नामक स्थान पर इसके परीक्षण के लिए गए। वे 4 वर्ष तक परीक्षणों में जुटे रहे। उनकी प्रगति काफ़ी धीमी थी और उन्हें बार बार निराशाओं का सामना करना पड़ता था। वे इन निराशाओं के बाद हारे नहीं और एक के बाद एक नए नए मॉडलों का विकास करते रहे। उन्होंने विश्व में सबसे पहली उड़ान 17 दिसंबर 1903 को अपने ही द्वारा निर्मित एक यान से संपन्न की। यह विमान हवा से भारी था और उसमें इंजन लगा था। किटी हॉक में प्रातःकाल ही उन्होंने उड़ान भरी। इस घटना को देखने के लिए गांव से केवल 4 पुरुष और एक बालक आया था। सबसे पहली उड़ान में ऑरविल इस यंत्र में चढ़ा और विल्बर ने मशीन का पंखा चालू किया। वह इस यान द्वारा 37 मीटर की दूरी तक उड़ा और 12 सेकंड तक वह हवा में रहा। ये 40 फुट तक पटरियों पर दौड़ने के बाद 10 फुट तक की ऊंचाई तक ऊपर गया। इसी यान से दूसरी उड़ान विल्बर ने की। उसने वायु में लगभग 200 फुट की दूरी तय की। तीसरी उड़ान फिर ऑरविल ने की। चौथी और अंतिम उड़ान इसी यान से विल्बर ने की जिसने 850 फुट की दूरी लगभग 1 मिनट में तय की। जमीन पर उतर आने के बाद उन 5 लोगों ने उन्हें बधाई दी लेकिन उसी समय हवा का एक झोंका आया जिससे उनका ये यंत्र टूट गया। अपनी इस सफलता के बाद विल्बर सन 1908 में फ्रांस चला गया।
उसने 91 मीटर की ऊंचाई तक और भी कई उड़ानें भरी, लेकिन वह सन 1912 में टाइफाइड के कारण मर गए। ऑरविल अब अकेले रह गए थे, लेकिन वह अकेले ही इस क्षेत्र में कार्य करते रहे। वह सन 1948 तक जीवित रहे। उन्होंने 27 मीटर की ऊंचाई पर अपने ही द्वारा बने यान से 57 चक्कर लगाए। उन्होंने सन 1916 में राइट एरोनॉटिकल लेबोरेटरी खोली, जिसमें वायुयानों से संबंधित अनेक तकनीकी विकास किए गए। ऑरविल अपने जीवन काल में विमानों की चाल को 300 मील प्रति घंटे, ये वह चाल थी जिससे वे किटी हॉक में उड़े थे, से ध्वनि के वेग तक बढ़ते देखा। वायुयान के विकास में इन दोनों भाइयों के योगदानों को आने वाली सदियां भी नहीं भुला सकती हैं। आज भी वह मूल यान जो किटी हॉक में दोनों भाइयों द्वारा विश्व की प्रथम उड़ान के लिए प्रयोग किया गया था, वाशिंगटन डी.सी. के नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम में टंगा हुआ है।